हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था और जो मेरा शिफ्ट थी वो सेकंड थी। तो 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और जो मेरा सेंटर था वो सेक्टर 62 नोएडा सेंटर था मेरा। और मैं आपको इस वीडियो में देखो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आपने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस देख ली होंगी, बट अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो कुछ ना कुछ आपके अभी भी डाउट्स रह गए होंगे। बट इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। और जो सबसे मेन चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए अपने आगे के, अगर आपका आगे एग्जाम है 1-2 दिन में, तो वो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मेन टॉपिक हैं और कहाँ से जो है रेलवे है क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो वो इस वीडियो में मैं आपको तीनों सब्जेक्ट के आपको मेन टॉपिक जो पूछे गए हैं और जिनकी ज़्यादा वेटेज है, तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि कुछ मैं चीज़ें वैसे ही बताऊँगा बीच बीच में कि जो आपको वहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर आपको एक एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, इसके अलावा कुछ लेके नहीं जाना है। और एडमिट कार्ड पे एक जो फोटो का जो एक वो दे रखा है, एक कॉलम दे रखा है, तो आपको वहाँ फोटो लगानी है अपनी, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना। बाकी पेन वेन सब वो आपको दे देंगे। और सेंटर टू सेंटर वो डिपेंड करता है कि आपको बैग अलाउड करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो कि मैंने कितने अटैम्प्ट करे, क्योंकि सबके क्वेश्चन पहले यही रहेगा कि मैंने कितने अटैम्प्ट करे। तो जो मेरा सबसे पहले मैथ सेक्शन था, मैथ सेक्शन मैंने स्किप करा। पहले मैंने रीजनिंग करी और सेकंड सेक्शन में रीजनिंग थी। ऐसा नहीं है कि आपको पहले कोई भी सेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग पे मैंने क्लिक करा ऊपर और मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस पे आ गया। मैंने पहले रीजनिंग करी, उसके बाद मैंने जीके करी और मैथ्स जो थी मैंने सबसे लास्ट में करी। ठीक है, और मेरा यही प्रोसीजर रहता है। तो मैंने जो घर पे प्रोसीजर फॉलो करा था वही वहाँ पर करा था। तो वहाँ पर आप कुछ नया ट्राई मत करना और ये मत सोचना कि भाई पहले मैथ्स है तो पहले मैथ्स ही कर लेता हूँ उसके बाद मैं रीजनिंग करूँगा। आप पहले रीजनिंग भी कर सकते हो, जीके भी कर सकते हो, मैथ्स भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अब मैं मेन जो मैं बाकी अपने अटैम्प्ट्स बताऊं। तो मेरे जो मैथ्स में मेरे अटैम्प्ट्स थे वो 35 में से 33 थे और रीजनिंग में 34। और जो मेरे जीके में अटैम्प्ट्स थे वो 36 थे। जीके में थोड़े मैंने ज़्यादा क्या मतलब कि इतने तो करने पड़ेंगे। बाकी जो अगर आपके देखो जीके में 30 भी अगर आप अटैम्प्ट करते हो तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। बट वो ये एक्यूरेसी कितनी रहती है वो उसी को पता होगा जिसने अटैम्प्ट करा होगा। ठीक है, बाकी करने तो आप 50 में से 50 भी करके आ सकते हो, वहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी जब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो उसके बाद फिर नंबर भी उतने कटते हैं जब क्वेश्चन गलत होते हैं। तो अब मैं मेन आता हूँ सबसे पहले मैथ्स पे कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ से आया है। ठीक है, तो मैं एक एक आपको सब्जेक्ट बताने वाला हूं, तो आपको ध्यान से सुनना है और उन्हीं की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उन्हीं टॉपिक्स पे आपको ध्यान ज़्यादा देना है। ठीक है, बाकी अगर आपका 1-2 दिन में एग्जाम है तो आप ज़्यादा तो कर नहीं पाओगे। बाकी अभी अगर आपका 5, 6, 7, 8, 10 दिन में है तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहने वाली है। अदरवाइज़ देखो, अगर आपका कल परसों भी है तो आप एक बार रिवीजन कर सकते हो। जो फॉर्मूले वगैरह जो भी होते हैं उन पर आप एक बार अगर नज़र डाल लोगे, जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैथ्स की बात करने वाला हूँ। तो मैथ्स में सबसे पहले तो सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चंस पूछे हैं और फिर उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन जो होती है, आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड में दिया होता है और फिर ब्रैकेट भी रहते हैं। तो जो आपकी मतलब कि प्रॉपर आपकी बोर्ड मास रूल जहाँ पे लगते हैं, तो वो वाले 2-3 क्वेश्चन वो वाले पूछ रखे थे। ठीक है, तो उसके बाद मैं बताऊं आपको, तो ट्रेन के क्वेश्चन पूछ रखे थे, ट्रेन की स्पीड वगैरह की रिलेटिव स्पीड जो रहती है आपका, कि ट्रेन एक बंदा है उसको क्रॉस कर रही है। फिर ट्रेन के 2 क्वेश्चन थे, एक तो ऐसे थे कि किसी इंसान को क्रॉस कर रही है और एक ये थे 2 ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन की वो लेंथ पूछी थी एक ट्रेन की। ठीक है, तो ट्रेन का आपका 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो रेशियो से जो आपके प्रॉफिट होते हैं ना, जैसे ए और बी पार्टनरशिप में है तो उनका प्रॉफिट रहता है और उनका रेशियो ये रहता है। तो जो मेनली क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि उनके प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो उसमें मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा मेन जो है वो स्पीड बना के चलनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो ईजी है लेकिन कैलकुलेटिव रहेंगे। अब देखो, आप इसको देख लो, 2 लोगों का प्रॉफिट है और इसमें नॉर्मली क्या है, एसएससी में भी ये पूछते हैं कि बी का प्रॉफिट क्या है फिर ए का क्या है। इसमें आपको दोनों का प्रॉफिट का गैप पूछा है, तो आप को गैप निकालना है। ये नहीं कि आपको सिर्फ ए का शेयर है बी का शेयर निकालना है। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ एवरेज से ही। एवरेज स्पीड पूछ रखी है कि जैसे आपकी कुछ डिस्टेंस जैसे कवर करा है कुछ स्पीड पे, फिर कुछ डिस्टेंस कुछ स्पीड पे कवर करा है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है टोटल जर्नी की। ठीक है, तो उस पर 2 क्वेश्चन थे ऐसा है, तो 2 क्वेश्चन एवरेज के तो ये सारे एवरेज के अलग अलग टॉपिक हैं लेकिन आता सब कुछ एवरेज के अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं तो कॉम्बाइंड एवरेज था। ठीक है, कॉम्बाइंड एवरेज कैसे था कि जैसे मैंने आपको ये वाला बताया एक तो कि आपके एवरेज स्पीड वाला, और कॉम्बाइंड एवरेज ऐसे था कि कुछ नंबर का एवरेज दे रखा था और फिर आगे कुछ नंबर का, फिर जो कॉम्बाइंड एवरेज ऐसे पूछ रखा था। ठीक है, तो वो ये दोनों सेम सही क्वेश्चन थे, बस उसमें ये था कि एवरेज स्पीड में दिया रखा था और ये कॉम्बाइंड एवरेज नॉर्मल एवरेज वाला बता रहा हूँ। फिर मैं आता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे।
तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जो आपका मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इन तीनों के रिलेशन पे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, तो इन पे 2-3 क्वेश्चन थे और अच्छी कैलकुलेशन के थे, तो आपको इन पे कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। वैसे जो आपका वैसे तो इजी था आपका, बट जो इसका जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी सी ठीक ठाक थी, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन पे और स्पीड पे ध्यान देना है। फिर आपका आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है, जो आपका कि इतने का सामान बेच रहा है, इतने डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन कुछ घपला कर रहा है, तो उस टाइप में डिसऑनेस्ट जो बेईमान शॉपकीपर होता है उस पर क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर आता हूँ मैं LCM और HCF पे, ठीक है। तो HCF और LCM से भी क्वेश्चन आए थे। और फिर उसके बाद आता हूँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के भी अच्छे खासी कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं था। और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2-3 साल का ऐसे करके कुछ गैप ऐसे पूछ रखा था, ठीक है। तो इतना मेनली नहीं पता, बट मैं आपको मेन टॉपिक बता दे रहा हूँ कि कहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछे गए थे। और काफ़ी बच्चे को ये रहता है कि भाई 35 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, तो DI जरूर होगा, लेकिन मेरे को तो भाई पूरे उसमें DI कहीं नहीं दिखा। तो DI का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो DI आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी आगे की शिफ्ट में अगर आ सकता है वो चांसेस हैं, तो अगर आएगा भी तो 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से पूछेंगे, तो DI पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ्स का। मेनली जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यही थे। बाकी एडवांस मैथ्स तो मेरे को कहीं दिखी नहीं और ना शायद इसमें आती है। तो आपके अर्थमेटिक के यही आपके 25-30 क्वेश्चन इसमें हो गए होंगे। बाकी 4-5 क्वेश्चन इधर उधर से आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ रीजनिंग पे, ठीक है। और रीजनिंग पे अगर जैसे अगर आपने मैथ्स में अगर टाइम देखो ज़्यादा दे दिया तो आप रीजनिंग नहीं कर पाओगे, इसलिए आप पहले मैं यही कहूँगा कि रीजनिंग पहले अटैम्प्ट करना, मैथ्स बाद में अटैम्प्ट करना, ठीक है। तो रीजनिंग में अगर मैं बोलूँ तो ब्लड एंड रिलेशन के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर सीरीज़ जो थी, सीरीज़ सिंपल थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। थे उसके 4-5 क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बड़ा रूल लग रहा था उसमें। नॉर्मल गैप थे या फिर कुछ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का गैप था, तो और ऐसे गैप थे, ठीक है। ये नहीं था कि कुछ आपको रूल लगाना पड़ रहा था। तो सीरीज़ जो थी नंबरों की सीरीज़ जैसे रहती है, तो जो नेक्स्ट लास्ट का नंबर मतलब 5-6 नंबर दिए रहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पूछा जाता है, तो वो उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो सीरीज़ सिंपल ही थी, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सारे पैटर्न को अगर मैं मिला दूँ, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के जो होते हैं आपके, जैसे आपके देखा होता है ना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि जैसे क्वेश्चन ABCD इज़ रिलेटेड टू दिस, तो ऐसे ऐसे करके कुछ पैटर्न रहता है ना, तो उस टाइप में थे। और वो सारे मिला के 5-6 क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। तो फिर मैं आपका नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट से 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट से 2-3 क्वेश्चन हो गए। और सीटिंग अरेंजमेंट आप शुरू में अवॉइड ही करके चलना, इनको लास्ट में अटैम्प्ट करना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है टाइम लेते हैं। उसके बाद मैं अगर बात बताऊं तो सिलोगिज्म के 2-3 क्वेश्चन थे। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो मैं आपको बता दूं कि वो होता है ना, जैसे ऑल पेंसिल्स आर पेन, और सारे पेन पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल इंक हैं, तो उस टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम इंग्लिश में सिलोगिज्म कहते हैं। तो उसके 2-3 क्वेश्चन उसके भी थे। फिर मैं आता हूँ ऑड वन आउट पे, ठीक है। देखो जो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और बोलते हैं कि इनमें से कोई ऑड वन आउट कौन सा है, तो वो आपको उसके 3-4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। और उसमें ठीक ठाक लेवल उसका पूछ रखा है 1-2 क्वेश्चन में। बाकी 2 क्वेश्चन तो नॉर्मल बन जाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन में अच्छा लेवल ठीक ठाक था, बट ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड था। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है। बाकी शुरू में ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको स्किप करके चलने होते हैं, क्योंकि जब एक बार में आपको उसका पैटर्न नहीं समझ आता है, तो वो आपको फिर आप उसमें अगर 10 मिनट में लगा दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और हो सकता है कि आप बाद में जब वापस रीअटेम्प्ट करने हो तो एक बार में आपको एकदम से माइंड में आ जाए कि हाँ ये वाला पैटर्न इस क्वेश्चन में लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फिर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन के जैसे प्लस जैसे होता है ना, वाले क्वेश्चन होते हैं, प्लस का मतलब माइनस है, और इनटू का मतलब डिवाइड है, ठीक है। तो इंटरचेंज जो कर देते हैं साइन को, तो उसके क्वेश्चन थे आपके 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उसमें बस यही है, देखो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन ही करनी है, और इसमें सिली मिस्टेक मत करना। सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभी बच्चों से कि प्लस को इनटू पढ़ लेते हैं फिर कुछ भी। तो आपको इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना नहीं है, क्योंकि आपको सीधा आपको एक नंबर दे रखे होंगे और बीच में सिंबल दे रखे होंगे, और आपको बस सिंबल एक्सचेंज करके आप आराम से उनको क्वेश्चन को कर सकते हो। तो उसमें इतने ये नहीं है कि 4-4 डिजिट के नंबर दे रखे हैं, नॉर्मल 2-2 1-1 डिजिट के नंबर हैं, तो वो ईजी था, ठीक है। फिर मैं आता हूँ आपका ऑड वन आउट हो गया। फिर है सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट, ये वाली सीरीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने RPF SI का क्वेश्चन पेपर उठा के देखा होगा तो उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन थे कि नंबर दे रखे थे, और फिर अल्फ़ाबेट, और फिर कुछ सिंबल्स दे रखे थे।
तो इसमें क्वेश्चंस इस टाइप से पूछ रखे थे। बाकी मैं बताता हूँ, पहले 2-3 क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे एक नंबर है और उसमें पूछ लेंगे इस नंबर ऐसे कितने नंबर हैं जिसके आगे कोई अल्फ़ाबेट हो और उसके पीछे जो हो वो कोई सिंबल हो, ठीक है। तो इस टाइप में आप क्वेश्चन बाकी देख लेना, आरपीएफ एसआई का पेपर उठा के देख लेना, तो आप समझ जाओगे मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो इससे 2-3 क्वेश्चन आ रखे थे, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा। और हाँ, एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इंग्लिश शुरू में सेलेक्ट कर लिया तो आप अंदर जब अगर पेपर देने लगोगे तो उसमें आप हिंदी या फिर कोई भी सब्जेक्ट अपना मतलब सॉरी लैंग्वेज आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट कर ली तो पूरा पेपर आपको हिंदी में देना पड़ेगा, और इंग्लिश सेलेक्ट कर ली तो आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैं आता हूँ आपका डायरेक्शन, ठीक है। जो नॉर्थ, पहले नॉर्थ चलते हैं, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर साउथ, और फिर मेन जहाँ से चले थे और वहाँ तक का डिस्टेंस या फिर कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो वाले क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसमें आप कम टाइम देके स्कोर अपना स्कोर बना सकते हो। तो 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपके इस वाले चैप्टर से पूछे गए थे। फिर मैं आपको बताऊं कि फिगर काउंटिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, फिगर काउंटिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो फिगर काउंटिंग के चक्कर में मत पड़ना कि फिगर काउंटिंग के अभी आरपीएफ एसआई में तो शायद आया था, बट इसमें एक भी क्वेश्चन मेरे को तो नहीं देखने के लिए नहीं मिला। आगे की शिफ्ट में आ सकता है तो ठीक है, बट इस बार मेरे को तो दिखा नहीं, क्योंकि फिगर काउंटिंग का जो क्वेश्चन जैसे ट्रायंगल, जैसे आपको पता होगा एक डायग्राम दे देते हैं, उसमें आपको बोलते हैं जैसे ट्रायंगल गिनो या फिर रेक्टेंगल स्क्वायर में मैक्सिमम ट्रायंगल का गिनने का आता है, तो वो क्वेश्चन एक भी नहीं था, ठीक है। फिर मैं आता हूँ मिरर इमेज पे, ठीक है। मिरर इमेज के 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे थे, और वाटर इमेज का नहीं था, लेकिन मिरर इमेज के 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे थे। फिर डाइस का जो कि अपोजिट में क्या होगा, तो डाइस के भी आपके 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा रीजनिंग का, ठीक है। तो इसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, और इसमें 30 से 32 क्वेश्चन आपके सारे कवर होंगे। बाकी 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इनमें से होंगे या फिर थोड़ा सा अलग टॉपिक होगा, और वो ईजी होंगे, तो इतना से मेरे दिमाग में नहीं है। तो आपको इतना अगर आप करके जाते हो तो आप आराम से 30 से 30 to 32 स्कोर आप रीजनिंग में भी आराम से कर लोगे। बाकी थोड़ी सी अगर आप ज़्यादा मेहनत कर लोगे या फिर आपने कर रखी होगी पहले भी, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आपने पहले मेहनत कर रखी होगी तो ही आपका पेपर देने जा रहे होगे। अब जो है अब वो बोनस रहेगा आपकी तैयारी में, ठीक है। बाकी रीजनिंग होगी। अब मैं आता हूँ जीके पे, ठीक है। जीके का मेन तो मैं ये नहीं बता सकता कि भाई कौन सा क्वेश्चन आया, कहाँ से आया, क्योंकि जीके की एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें बाहर आके याद नहीं रहता कि जीके के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें तो सही में ही पता नहीं कौन से कहाँ से कौन से विदेशों से क्वेश्चन लेके आ रखे थे। एक तो क्वेश्चन पाकिस्तान का प्रेसिडेंट पूछ रखा था, तो इंटरनेशनल न्यूज़, मतलब इस टाइप में कह रहा हूँ मैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इरेलीवेंट क्वेश्चन मेरे को लगे। और अगर मैं आपको बता दूँ मेन मैं जो चीज़ आपको कि अगर आप कर सकते हो तो इन टॉपिक्स को कर लो, ठीक है। तो वो अगर मैं आपको बताऊं तो करंट अफेयर्स आप कर लो, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि करंट अफेयर स्किप कर रहे होंगे कि अब करंट अफेयर काफ़ी पुराना पूछ रहे थे, जितने भी अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे थे। तो करंट अफेयर के लिए मैं कहूँगा करंट अफेयर कर लो, क्योंकि इसमें से 7-8 क्वेश्चन आए थे। और मैं आपको बताता हूँ हमारी शिफ्ट में ही 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट में ही आपके 3 क्वेश्चन अक्टूबर में से आए थे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 की करंट अफेयर सिर्फ 3 महीने करके जाओ, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते हो। तो आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की करंट अफेयर करके जानी है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आपको ये 3 महीने की करंट अफेयर अच्छे से करके जानी है, ठीक है। और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं आपको आगे। फिर पॉलिटी में से आपके क्वेश्चन आए थे, और आर्टिकल से आए थे, और आपके अमेंडमेंट से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आर्टिकल से तो शायद एक ही क्वेश्चन था, 164 या 162 ऐसे कुछ था, बट अमेंडमेंट से 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो अमेंडमेंट भी थोड़ा सा करके देख के चले जाना। अगर आपने पहले कर रखा होगा तो रिवाइज़ कर सकते हो। बाकी पूरा अमेंडमेंट पढ़ने जाओगे तो आपको 2-3 दिन लग जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी उसका पता नहीं कि पेपर में आएगा नहीं आएगा। फिर हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे थे। अब मेरे को अब देखो ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि आपके जीके में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन थे वो मेरे को इरेलीवेंट लगे। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, क्योंकि इरेलीवेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ पता ही नहीं भाई, कुछ भी पूछ रखा था कि कौन किसका बेटा कौन, किसका, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन थे ना। कोई आपका जो वार वगैरह हुए थे या फिर जितने भी आपके पानीपत की फ़ाइट वगैरह, मतलब इनसे कोई बैटल से कोई क्वेश्चन था ही नहीं। और जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मेरे को नहीं लगा कि भाई ये इनका कोई रेलिवेंट बनता था पेपर में क्वेश्चन पूछने का। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं तो हिस्ट्री हो गया। बाकी एक उत्तरायणी फेयर था, मतलब कि कोई स्टेट, किस स्टेट से फेयर बिलोंग करता है, जो मेला होता है एक,
तो ये क्वेश्चन था हमारे में उत्तरायणी फेयर, ठीक है। फिर ज्योतिबा फूले से कुछ एक क्वेश्चन था, तो ये भी हिस्ट्री में काउंट होता है, फिर स्ट्रेटेजी के में अब पता नहीं। तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रखे थे, इसलिए बता नहीं सकते कि कौन से चैप्टर से कौन से चैप्टर कह रहा हूँ सॉरी, कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे थे। तो अब हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना, बाकी पॉलिटी पे और फिर ज्योग्राफी पे। अगर आपके ये ठीक है तो उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाना, नहीं तो अदरवाइज़ आपको ये 3 सब्जेक्ट मेनली पहले करने हैं, ठीक है। फिर आपको एक ये पूछ रखा था एंडोमार और निकोबार में कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे और चारों ही में सेम सी ऑप्शन लग रहे थे, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपका पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंसस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। काफ़ी इस टाइम पे ट्रेंड पे चल रहा था कि सेंसस से क्वेश्चन बन रहे थे, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देख लो, एसएससी हो या कोई भी हो, तो सेंसस से क्वेश्चन पूछ रहे थे। बट इसमें मेरे को तो एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा, और क्वेश्चन दिखा क्या, आया ही नहीं था, सेंसस का एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो सेंसस, अब मैं ये तो कहूँगा नहीं कि मत करके जाना, आगे पूछ सकता है। सेंसस तो एकदम गवर्नमेंट जॉब का और इनका सरकार का सबसे फेवरेट टॉपिक है, बट इस बार मुझे पता नहीं क्यों इस बार आपका सेंसस एक भी क्वेश्चन डाले नहीं है सेंसस का। फिर आपका ना एक्सपोनेंट का कोई भी ऐसे क्लासिकल डांस है, इनके एक्सपोनेंट ने पूछे, या फिर आपके जो म्यूजिकल प्लेयर जैसे आपके फ्लूट बजाने वाले या फिर सारंगी बजाने वाले, तो इन टाइप से भी कोई क्वेश्चन नहीं थे। घराना वराना इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। और क्लासिकल डांस के एक्सपोनेंट काफ़ी बार पूछ रहे थे, अभी काफ़ी ज़्यादा पूछ थे। और जीके में हर जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम होते हैं उनकी हर जीके में आपको ये टॉपिक मिलते थे, ठीक है। बट अभी इसमें अभी तक तो पूछा नहीं, मेरी शिफ्ट में तो नहीं पूछा, बाकी आगे पूछ सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो। तो जीके में आपका जीके में हो गया, ठीक है। और अगर मैं जीके में मेनली आपको बताऊं तो मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर करने हैं, फिर पॉलिटी करनी है, हिस्ट्री करनी है और ज्योग्राफी करनी है। और आप अगर इसके बाद भी अगर आपका टाइम बच जाता है तो आप इकोनॉमिक्स कर सकते हो, ठीक है। और इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है भाई इसमें कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर बचा है। तो ये था ओवरऑल मेरा रिव्यू। तो अगर आपको थोड़ा भी अगर इससे फ़ायदा मिला, बाकी देखो मैथ रीजनिंग का तो मैंने प्रॉपर आपको बता दिया है, अगर आप उतना करके चले जाते हो तो आप बहुत फ़ायदे में रहने वाले हो, और वहीं से ही क्वेश्चन आगे भी बनने वाले हैं। और अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ इसका रिव्यू, और शॉर्ट में बता दूँ कि आपको ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो भाई आप RPF SI के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे वो करके चले जाओ, तो उसी पैटर्न पे आपके इसमें भी क्वेश्चन बन रहे हैं, सब कुछ उसी पैटर्न पे आ रहा है। मैथ रीजनिंग का मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप मैथ रीजनिंग अपने RPF SI की कर रखी है तो आपको ये RPF कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा आपको ईजी लगेगा। ईजी तो नहीं कहूँगा, बट आपको हैरानी नहीं होगी हाँ भाई ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि क्वेश्चन का सारे पैटर्न जो थे उसी टाइप में आ रहे हैं। बाकी आपको इससे अलग कुछ भी डाउट रहता है, या फिर कुछ भी आपको मतलब कि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अपना कमेंट भी कर सकते हो, और अगर आपका अगली शिफ्ट में या फिर मेरे से पहले वाली शिफ्ट में था तो आप भी कुछ क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, ठीक है, कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जीके में आप बता सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे। फिर देखो नॉर्मलाइजेशन, अगर आपको काफ़ी बार ऐसा बच्चे बोलते हैं कि आगे की शिफ्ट को फ़ायदा हो जाएगा तो हमें नुकसान है, तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर किसी भी शिफ्ट में अगर ऐसा होता है कि किसी के ज़्यादा मार्क्स हैं, किसी शिफ्ट में एवरेज स्कोर ज़्यादा है और किसी में कम है, तो नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। तो ये फालतू की बातें हैं कि किसी की भाई क्वेश्चन शेयर मत करो या टॉपिक, तो हर कोई कर रहा है आज के टाइम पे। और अगर इससे किसी का अभी फ़ायदा हो रहा है तो बाद में आपका वो फ़ायदा हो जाए, अभी नुकसान हो रहा है अगर किसी का, और अगर आने वाली शिफ्ट का फ़ायदा हो रहा है, तो जब आंसर की आएगी तो उसका और रिजल्ट आएगा तो नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कंपनसेट हो जाता है, तो उसकी ज़्यादा आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा। और मैं अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करते हो तो मैं एक जीके की सीरीज़ मैंने ऑलरेडी चलाई थी इसके लिए, RPF कांस्टेबल के लिए, बट वो इतनी यूट्यूब ने दिखाई नहीं। तो अगर आप वो वीडियोस अगर आप 2-3 बार देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ वो वर्थ इट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं उस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर लूँगा आपके लिए जब तक कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर आपका किसी का भी दोस्त का एग्ज़ाम आपका अपकमिंग शिफ्ट में है तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।